हेलो स्टूडेंट्स, कल मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। गले में दर्द ज्यादा हो रहा था मेरे। ठीक है, इसी वजह से कल क्लास नहीं हुई थी। और जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी, जो लास्ट क्लास थी हमारी, वहां पे हम लोगों ने बंजारों तक बात की थी और मैंने बताया था कि बंजारे क्या होते हैं। तो बंजारे क्या होते थे? बंजारे आपके जो लैंड रूट से आते थे। तो आपको पता है कि ये हमारा इंडिया है और ये ओमान, यमन, ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया है हमारा। सेंट्रल एशिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका अफ्रीका है। तो ये एक था सी रूट हमारे पास और एक यहाँ से था लैंड का रूट। ठीक है, जो काबुल होते हुए आता था। और काबुल की हमने बात की थी। काबुल बहुत ही स्पेशल प्लेस हुआ करता था, ट्रेड के अकॉर्डिंग भी था। और यहाँ से जो चाइना से सिल्क रूट निकला हुआ था सेंट्रल एशिया तक, और उसके बाद जो बाहर यूरोप तक गया था, उसके रास्ते में भी काबुल आपका पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रेडर ग्रुप्स आया करते थे भारत में व्यापार करने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता था? बंजारे बोला जाता था। और इसी टाइम पर भारत के अंदर भी दो प्रकार के जो थे ग्रुप डेवलप हो रहे थे, जिनका जिनको मणिग्रामन कहा जाता था और नाना देसी कहा जाता था। ये क्या थे? ये एसोसिएशन के उदाहरण थे। किसके एग्जाम्पल्स थे? ये संघ के उदाहरण थे। ये यहाँ पे भारत में भी संघ बने हुए थे। और ये लोग भी क्या करते थे? ये वाले संघ जो हमने देखा है, ये चोल काल में। चोल काल कब था आपका? 18th सेंचुरी के आसपास के टाइम को जो ना चोल काल का टाइम बोला जाता है। हम लोगों ने पीछे भी बात की थी। तो इनका जो व्यापार था चोलास का, वो क्या होता था? वो फॉरेन में भी होता था, मतलब सेंट्रल एशिया, यूरोप से भी हुआ करता था। और वो लोग भी यहाँ पे क्या करते थे? आते रहते थे। तो हमें जो एविडेंस मिले हैं ना, एविडेंस हमें कुछ इस तरह के मिले हैं कि इनका व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ चाइना वगैरह से भी हुआ करता था। ठीक है गाइस, ट्रेडर ग्रुप्स जो हुआ करते थे इस टाइम पर साउथ इंडिया में, इनको क्या कहा जाता था? जैसे कि यहाँ पे ट्रेडर ग्रुप्स को बंजारे बोला जाता था, वैसे यहाँ पे ट्रेडर ग्रुप्स को चेटियार बोला जाता था। नाम याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द चेटियार्स। ठीक है, तो जो आपके चेटियार्स होते थे, ये कहाँ पे थे? आपके साउथ इंडिया में थे। और ये किस टाइम पर थे? चोल के काल पे थे, याद रखिएगा। और ये क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था आपका ट्रेडिंग ग्रुप। ठीक है, व्यापारिक संघ या व्यापारिक समूह हुआ करता था। और ये ट्रेडिशनल रूप से व्यापार करते थे। ठीक है, ये व्यापार अब 18th सेंचुरी का टाइम देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जिसको अभी हम लोग बाद में सूरत, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये क्या था? यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट होने लगा था। आपको पता है कि ये हमारा रीजन किसका है? गुजरात का है। और जो गुजराती ट्रेडर्स थे ना, जो ये गुजराती ट्रेडर्स थे, तो ये यहाँ पे व्यापार किया करते थे सेंट्रल एशिया में। ये गल्फ आपका था, गल्फ सिटीज में ये व्यापार करते थे। रेड सी से व्यापार होता था, ईस्ट अफ्रीका से होता था, मतलब ईस्ट अफ्रीका, ये वाला पार्ट अफ्रीका का, यहाँ से व्यापार होता था। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से होता था। तो आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का ये वाला पार्ट लगता है। तो ये जो गुजराती व्यापारी थे ना, यहाँ पे तो चेटियार्स थे, इनको क्या बोला जाता था? चेटियार्स बोला जाता था। क्या थे? ये ट्रेडिंग ग्रुप्स हुआ करता था। यहाँ पे गुजराती ट्रेडर्स हमारे जो थे, ये भी काफी बड़े लेवल पर व्यापार करते थे। और यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम्स ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था? बोराज बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? बोराज बोला जाता था। और हिंदूज ट्रेडर्स को क्या बोला जाता था? बनिया बोला जाता था। ठीक है, याद रखिएगा कि साउथ इंडिया में जो ट्रेडिंग ग्रुप्स हुआ करता था उसको चेटियार्स बोलते थे। जो हमारा सेंट्रल एशिया से यहाँ भारत में आता था, किसमें? ग्रुप के फॉर्म में, तो उनको हम लोग बंजारे बोला करते थे। मुस्लिम ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, वो क्या, उनको क्या बोला जाता था? बोरास बोला जाता था। और हिंदूज ग्रुप्स का जो ट्रेडिंग का जो ग्रुप था, उसको बनिया बोला जाता था। ठीक है, हमें ये भी एग्जांपल्स मिले हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से हमें ये भी एग्जांपल्स मिले हैं टेक्सटाइल का और स्पाइसेस का। तो ट्रेड इंडिया से होता था। ठीक है, इंडिया से होता था। वहीं पर इसके बदले में भारत को क्या मिलता था? अगर ये अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से गोल्ड और एवरी मिला करती थी। ठीक है, क्या मिलता था? गोल्ड और एवरी मिला करती थी गाइस। तो याद रखिएगा कि बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। गुजराती ट्रेडर्स कई तरह के थे। गुजरात हमारा क्या है? पोर्ट का रीजन है। ठीक है, अहमदाबाद यहाँ पर है, सूरत यहाँ काठियावाड़ के पास में है।
और अकबर ने पहली बार हमने देखा था कि उसने क्या देखा था, पोर्ट देखा था, और कहाँ पे देखा था, तो उसने सूरत में देखा था, ठीक है। और सूरत ने अकबर ने उससे पहले कभी सागर नहीं देखा था, क्योंकि उसका जिस रीजन में बर्थ हुआ था तो वो आपको पता है कि वो डेजर्ट वाला एरिया था। तो पोर्ट का डेवलपमेंट अकबर के टाइम में भी हुआ, औरंगजेब के टाइम में भी हुआ। फिर हम देखेंगे कि इंग्लिश मैंस के टाइम पर भी होता है, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, पुर्तगीज आते हैं। तो कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, और यहाँ देखिए सारे नदियों के किनारे हमारे पोर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पोर्ट के द्वारा अच्छा व्यापार होता था, बहुत ही अच्छी लोकेशन है हमारी। अब हम मैप जो बना रहे हैं इसको नहीं हटाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान वगैरह का एरिया लगेगा, और यहाँ पे हमारा ओमान, यमन और सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ये हमारा अफ्रीका का है। थोड़ा सा आपको मैप बनाना आना चाहिए, फिलहाल मुझसे तो नहीं बनता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं तो हमारे ना ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है गाइस। यहाँ पे हमारा मेडागास्कर है, ये हमारा अफ्रीका है। ईस्ट अफ्रीका से ट्रेड होता था, ये हमारा सी रूट है। देखिए यहाँ से वाटर बॉडी से यहाँ डायरेक्ट लोग आते थे गुजरात, और गुजराती यहाँ से जाते थे सेंट्रल एशिया, और फिर उधर से यूरोप को कनेक्ट करते थे। और ये लैंड रूट है हमारा, ये लैंड रूट से देखिए इंडिया से आते थे, और इंडिया से फिर इधर एक शाखा चाइना की तरफ भी जाती थी, तो चाइना से भी ये लोग यहाँ आते थे। फिर मसूलीपट्टनम में भी हम यहाँ पर एक पोर्ट देखेंगे, तीतुकुरिन पोर्ट की बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमें तमिलनाडु में मिला था। तो गाइज यहाँ से भी क्या साउथ ईस्ट एशिया से भी भारत व्यापार होता था। ये आपका बे ऑफ बंगाल हुआ करता है, ये पूरा अरेबियन सी है, ठीक है। इधर हमारा रेड सी, कैस्पियन, ब्लैक सी, बहुत सारे सी है यहाँ पे। और फिर इधर आपको पता है अमेरिका अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, ना साउथ ना नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें यूरोप मिल जाता है, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया है, और यहाँ पे हमें काबुल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के रूप में दिखता है, जो हमारा सी रूट को भी कनेक्ट करता है, एज वेल एज हमारे इंडिया में एंट्री भी देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस मैप को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। अभी तक हमें इतने मैप की नॉलेज है, क्योंकि हमें पता है कि 1492 में अमेरिका डिस्कवर होगा, कौन करेगा, कोलंबस करेगा, ठीक है। और 1948 सॉरी 1498 में हम देखेंगे कि कैप ऑफ होते हुए वास्को डिगामा आएगा। तो ये कैप ऑफ होट का रास्ता जो है बाद में डिस्कवर होगा। अभी हमारे पास दो रूट हैं, लैंड रूट है, सी रूट है, और अभी हम यहीं तक सीमित हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा। तो माना जाता है कि इंडिया से जो सामान चलता था ना, वो रेड सी के जरिए इंडिया से जो सामान चलता था, ये हमारा रेड सी हुआ करता था। बाद में जहाँ पर स्वेज कैनाल निकाली गई, तो ये रेड सी से होते हुए, ये रेड सी से होते हुए व्यापार होता था। तो यहाँ से ये अरब कंट्री में जाता था। ये देखिए ये रेड सी है हमारा, यहाँ से ये अरब कंट्री में जाता था। फिर यूरोप के यहाँ वाले पार्ट में एक जगह पे हमको इटली मिलता है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इटली मिलता है। तो यहाँ से तुर्की के है, तुर्की के पास से इटली होते हुए यहाँ जाते थे, और इटली से ये सामान कहाँ जाता था, यूरोप जाता था। तो ये इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्या होता था, ट्रेवल किया जाता था। तो ये ट्रेवलिंग का प्रोसेस हुआ करता था यूरोप तक। हमारे मसाले, जो हमारे स्पीसीज हैं, और हमारा जो कॉटन था, जो हमारा टेक्सटाइल था, उसकी डिमांड बहुत ही हाई लेवल पे थी। इसीलिए मैंने कहा था जब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होगा, यहाँ पर जब सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के मार्ग पर चुंगी बढ़ा दी जाएगी, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और इस रूट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा यूरोपियंस के लिए, और इनको मतलब कि इनके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तब यहाँ से ये डिस्कवर करेंगे रूट को, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हम लोग इसको कब कहाँ पे भी करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात याद रखिए, इटालियन है, इटली तक जाएंगे। फिर डिमांड बहुत ही ज्यादा राइज कर जाएगी इंडियन गुड्स की, ठीक है। इंडियन गुड्स की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। हमारे वहां से क्या क्या जाता था, तो ऑब्वियसली तेजपत्ता, दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है, नट्स, जिंजर, ये सब जाया करता था। और फिर वहां से रिटर्न में हमें गोल्ड्स मिलते थे और सिल्वर्स मिलते थे। तो ये हमारा ट्रेड का एक प्रोसेस हुआ करता था, ठीक है। जो कुछ ट्रेडर्स थे वो सी के रास्ते से आते थे, कुछ लैंड के रास्ते से आते थे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये कारवा के साथ आते थे। तो जो लैंड वाले थे ये किसके साथ आते थे, कारवा के साथ आते थे, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे,
और ये ना कई तरह के म्यूजिक्स परफॉर्म्स करते थे जब ये वहां से चलते थे ना, तो कई तरह के म्यूजिक्स अपने टाइम पास के लिए या रास्ता काटने के लिए जो म्यूजिक्स को परफॉर्म्स करते थे उसको बोला जाता था टप्पा। क्या बोला जाता था? ठप्पा बोला जाता था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टप्पा इन द मिडिवल टाइम, तो बता दीजिएगा कि ये जो है म्यूजिक का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो जो लैंड से आते थे उनके लिए काबुल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि काबुल ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा क्या है। और आपको पता है कि काबुल पे जो है अकबर के टाइम तक क्या रहा था, कब्जा भी रहा था, फिर औरंगजेब तक, फिर बाद में देखा कि हमने काबुल भारत से अलग हो जाता है। पहले क्या था, दिल्ली से यहाँ तक कि काबुल जो था भारत के अंडर ही था। और फरगना, फरगना हमारा यहाँ है। फरगना से कौन सा शासक हुआ करता था? तो मैंने आपको बताया था कि बाबर था। ठीक है, बाबर क्या करता है, बर, बाबर जो था वो फरगना से था और उसने काबुल पे अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। यहाँ पर उसने पॉलिटिकल और कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस को भी बहुत ज्यादा दर्शाया था और यहाँ से लोग वहां भी जाते आते रहते थे। ये तो बाद में जब ये टूटेगा तो काबुल अफगानिस्तान के पार्ट में हो जाएगा और भारत से अलग हो जाएगा। पहले तो ये क्या था, मुगल टाइम में काबुल जो है भारत का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, काबुल सिल्क रूट में पड़ता है जिसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और मैक्सिमम ट्रेवल्स जो थे वो कारवा में आते थे। और ये जो कारवा में आते थे और ये हॉर्स के साथ आते थे। आपको पता होगा कि राजा महाराजाओं को अच्छे अच्छे घोड़े रखने का, उनको सजाने का बहुत ही ज्यादा क्या हुआ करता था, शौक हुआ करता था। तो क्या होता है कि वो वहां से हॉर्स लेकर आया करते थे। ठीक, और यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स या कमोडिटीज को लेके जाते थे, वहां से डिफरेंट टाइप्स कमोडिटीज को लेकर आते थे। मैंने आपसे बताया था कि हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है और वो स्पेशलिटी जो होती है वो लोकल होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे वहाँ दो तरह के ट्रेडर्स डेवलप हुए, एक आपके लोकल ट्रेडर्स डेवलप हुए और एक आपके डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब अदर अदर कंट्रीज से आए वो भी हुए। तो वो अपने वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को जब इंडिया लेकर आते थे या इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स अदर जगह पे जाते थे तो उससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ करता था। तो जहां तक भारत का भाग भी रहता है काबुल, आपको पता है उसके बाद काबुल क्या होता है। और हमने ये भी बात की थी कि धीरे धीरे औरंगजेब के बाद बिल्कुल ही जो डायनेस्टी है वो डिक्लाइन की ओर चली जाएगी। तो ठीक है, तो एक डायमंड व्यापारी था जिसका नाम हमें मिलता है 16 से 1700 के टाइम पर। उसका नाम था जीन, लिख लीजिएगा, जीन बैप्टाइस्ट, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवलर। ठीक है, ये कौन सा था, टेवर्नियर। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा। ये कौन था, ये डायमंड व्यापारी हुआ करता था जो अफ्रीका के साइड से हमारे वहां आता था। कभी पूछेगा नहीं बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि काबुल से कौन कौन सी कमोडिटीज आया करती थी। जैसे तो यहाँ से कैमल हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, डेट्स हो गया, सिल्क हो गया, इस तरह की कमोडिटी, फ्रेश फूड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब काबुल से आया करता था। तो सब कॉन्टिनेंट्स एंड एल्सवियर स्लेव्स वेयर आल्सो ब्रॉट हियर फ्रॉम सेल। और हमने आपसे ये भी बात किया था कि अगर स्लेव्स की बात करें तो यहाँ पे स्लेव्स ही खरीदे और बेचे जाते थे। गौरी का पहला जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया था भारत में काबुल के बाद लाहौर में। ठीक है, तो वो भी आपका क्या था, आपको पता है, वो भी एक स्लेव था, इल्तुतमिश भी स्लेव था, बलबन भी स्लेव था। तो ये क्या था, ये स्लेव्स के एग्जांपल्स हैं। तो काबुल में जो है ना, हॉर्स, कैमल, स्लेव्स, इन सब की ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, और स्मॉल टाउन के रूप में इस जगह इस टाइम तक देखा गया कि हमारे वहाँ ये जो बीदर था ना, बीदर, एक्चुअली देखेंगे अभी हम लोग कि दक्कन डायनेस्टी में 5 तरह की डायनेस्टी जो है वो उभर के आती हैं, जिसमें गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, ये हुआ करते हैं। और एक हमारा होता है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जहाँ जिसके शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय।
तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य को फोर्टिफाइड किया गया था और अगल बगल के 5 डायनेस्टियों से इनको बचाने के लिए। और वहीं पे हम मंसूलीपट्टनम की बात करेंगे, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। ये बहुत ही पुअर फिशरमैन हुआ करते थे, यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्टिफाइड नहीं किया जाता था, ठीक है, सो किसी भी तरह से किलेबंदी नहीं की जाती थी। अभी हम लोग बस आगे ही यहीं पे चल रहे हैं। बस आप ये याद रखिएगा कि सी रूट, ट्रेड, बहुत सारी चीजें, हमारा कल्चर, ऑब्वियसली जब ये कारवा के साथ आते हैं थे तो अपना म्यूजिक लेकर आए, तो ऑब्वियसली ये अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स भी हमारे वहां लेकर आए। दैट्स मीन्स कि यहाँ पर एक इकोनॉमिकल चेंज हो रहा था, पॉलिटिकल चेंज हो रहा था, एज वेल एज आपका रीजन चेंज हो रहा था और कल्चरल चेंज हो रहा था। याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को साथ लेकर ही चलते हैं, ठीक है। अब हम ये मैप को हटाएंगे और आगे बात करते हैं। बीदर एक टाउन हुआ करता था, यहाँ से हैंडीक्राफ्ट और कॉपर और सिल्वर, ठीक है, कॉपर सिल्वर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। बिदरी किसके लिए फेमस हुआ करता था? कॉपर और सिल्वर के लिए फेमस हुआ करता था। बिदरी मैंने आपको बताया कहाँ पे था, तो ऑब्वियसली बिदरी यहाँ पे था आपको, और ये कर्नाटक का पार्ट है गाइस। तो यहाँ पे ये हुआ करता था। तो यहाँ पे दो तरह की कम्युनिटी मिलती है, ठीक है। अब हम लोग अगर कम्युनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली आपने विश्वकर्मा के बारे में सुना होगा, जिन्होंने महल भी बनाया था, ठीक है, महल भी बनाया था। किनके लिए बनाया था ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे कम्युनिटी देखने को मिलती है। सलाइया के बारे में तो हमने आपसे बात पहले भी की थी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पंचाल्स के बारे में, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता था विश्वकर्मा। तो आपको पता है कि विश्वकर्मा जो है वो मेंटेनेंस के लिए, मतलब वो बिल्डिंग्स बनाना हो गया, ठीक है, टैंक्स बनाना, रिजर्वायर्स बनाना हो गया, पैलेस बनाना हो गया, तो इन्होंने पैलेस भी बनाया था, बहुत ही फेमस पैलेस बनाया था। इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सा था। हरियाणा में बनाया था, आज के हरियाणा के टाइम पे, ठीक है। महाभारत के टाइम पर ये बनाया गया था। मैंने महाभारत को भी करेंट कर दिया है, इससे पांडवों का टाइम हुआ तक करता था जब उनको महल से निकाल दिया गया था। अब मुझे बताइएगा ये पर्टिकुलर कहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो ये बिल्डिंग्स बनाई गई। तो जो ये विश्वकर्मा थे ना, तो विश्वकर्मा के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, टैंक्स, रिजर्वायर, बिल्डिंग्स और पैलेस, ठीक है। और इसी कम्युनिटी में आपके और भी लोग आते थे जिनको हम लोग गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। गोल्ड स्मिथ आपको पता होगा, जोहरी को बोला जाता है, नहीं जो, ठीक है, स्मिथ्स होते हैं जो, इनको क्या बोला जाता है, जो गोल्ड का काम करते हैं, जो जेवर बनाने का काम करते हैं। ब्रोनेज स्मिथ्स भी थे आपके, ब्रोनेज स्मिथ भी हुआ करते थे आपके, ठीक है। ब्लैक स्मिथ्स भी हुआ करते थे, कारपेंटर्स हुआ करते थे, बिल्डिंग्स और टेम्पल्स बनाने वाले हुआ करते थे। तो ये सब विश्वकर्मा के अंदर आते हैं। तो मेन लेकिन ये बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, बाकी भी कई सारे काम करा करते थे, ठीक है। हमने एक सलाइया डायनेस्टी, सॉरी, कम्युनिटी की बात की थी। सलाइयार जो आपकी ये थी कम्युनिटी, इसको और क्या बोला जाता था? काइकोलरस भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? काई कोलरस, ठीक है, इनको काइकोलरस भी बोला जाता था। इनका सामान यूरोप के बाजार में बेचा जाता था। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते थे, ये दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ कॉटन को ये बनाते थे। और जो आपके फ्लैग होते हैं, फ्लैग में रखने वाले जो फाइन कॉटन होता है, उसको ये बनाते थे, जिसका यूज राजा महाराजा भी किया करते थे, ठीक है। और एक ये लोग जो है लो क्वालिटी का कॉटन बनाते थे, जिसको कॉमन पीपल यूज करते थे। ये वाली बात हमने पहले की क्लास में किया है। और ये इनके इनकम का सोर्स हुआ करता था। तो जैसे विश्वकर्मा पर्टिकुलर आपके बिल्डिंग रिजर्वायर टैंक्स के लिए हुआ करते थे, जैसे काइकोलस या सलाइया जो आपकी कम्युनिटी थी, ये कपड़ा बनाने के लिए हुआ करती थी। तो ये कम्युनिटी, आपको पता है कि हमारे वहाँ का कपड़ा बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है और हमेशा से ही फेमस रहा है गाइस। तो सलाइयार जो थे वो वेवर्स हुआ करते थे, ठीक है, और ये कपड़ा बनाने का काम करते थे और ये इससे पैसे भी अर्न करते थे। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे देखा जाएगा यही वेवर्स जो होंगे
कपड़ा कलर करने के साथ साथ और भी ये काम करना उसी में स्टार्ट कर देंगे। फिर अंग्रेजों के टाइम पर हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इंडिया के लोकल जो ये कल्चर था इसको डेवलप करके अपने कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश की थी। ठीक है गाइस। अहमदाबाद और तंजावुर की बात अगर हम करें तो अहमदाबाद आपका यहाँ है और तंजावुर ही आपका यहाँ पर है। ये दोनों ही डेवलप हो रहे थे और दोनों ही किस लिए फेमस हुए, टेक्सटाइल के लिए उभर कर आए। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद तंजावर श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तंजावर का जो डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, दिल्ली सल्तनत के बाद ये क्या हो जाएगा, ये श्रिंक होना मतलब ये सुकड़ना मतलब ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे, अब अहमदाबाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, तंजावुर नहीं रह जाएगा, मसूलीपट्टनम आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका सूरत आ जाएगा, फिर बॉम्बे डेवलप हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे सिटीज डेवलप होने लगेंगे। लेकिन मुगल काल तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आपको पता है कि जिस समय दिल्ली में साउथ में चोल होते हैं और दिल्ली सल्तनत होती है, उस समय अहमदाबाद और तंजावुर बहुत ही फेमस रहा करता था। किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। यहाँ तक क्लियर होगा। मल्टीपल सिटीज के विकास के कारण और पोर्ट भी लोकल डेवलपमेंट होंगे, और जिसमें अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम भी उभर कर आएगा। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपसे बता दी। और एक आपका अहमदाबाद के साथ मुर्शिदाबाद, यहाँ पे बंगाल में मुर्शिदाबाद भी एक मेन सिटी के रूप में डेवलप होगा। इसके कहाँ होगा? ढाका में होगा। ढाका आपको पता है वेस्ट बंगाल में ही है। तो ये लेकिन होगा डेवलप कब? ये होगा आपका 18th सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है, कब होगा ये? 18th सेंचुरी के टाइम पर होगा। और 15th-16th सेंचुरी की हमने बात की थी, तो वहां पे हमने देखा था कि मुगल्स का काल था। और धीरे धीरे क्या होगा, यूरोपियन से समय तक भारत आने लगेंगे। सिंपली हमने क्या देखा था, शाहजहां, जहांगीर, इनके कोर्ट में बहुत सारे जो फॉरेनर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, क्राफ्ट और टेक्सटाइल को समाप्त कर दिया। सिंपली धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ समाप्त करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब फॉरेनर यहाँ पर आएंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये चीजें समाप्त करना स्टार्ट करा। और फिर 18th सेंचुरी तक हम देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से इंडिया का टूट जाएगा और यूरोपियंस क्या होंगे, भारत के ऊपर हैवी होने लगेंगे। ठीक है, और हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे सिटीज भी हमें देखने को मिल जाएंगे। आपका जो हम्पी है कर्नाटक में, ठीक है, सूरत आपका गुजरात में, और मछलीपट्टनम यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इनकी बात आपकी एनसीईआरटी में की गई है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग इतनी ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एक एक सिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका सूरत था, मसूलीपट्टनम था और हम्पी, इनका विकास कैसे होता है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनका डिक्लाइन कैसे होता है, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द दिस कंट्रीज। ठीक है, सॉरी, सिटीज। तो अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ हम्पी, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम्पी की। तो हम्पी कहाँ था? ऑब्वियसली हम्पी जो था आपका कर्नाटक में था। कर्नाटक में ये जो था आपका, यहाँ पर उस समय हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। क्या हुआ करता था? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य आपका हुआ करता था। ये साउथ में था, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये साउथ है, वो नॉर्थ है और ये मिडल है। ये वाला क्लासिफिकेशन तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ करता था आपका। तो तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर का उदय हुआ। तो जब यहाँ पे, जब तुगलक डायनेस्टी दिल्ली में थी, जब तुगलक थे, तुगलक में भी मोहम्मद बिन तुगलक की बात हमने की थी। इसने अपनी कैपिटल दौलताबाद भी की थी, इसकी भी हमने बात की थी। और इसने स्टेट्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इसकी भी हमने बात की थी। क्वाइंस पे एक्सपेरिमेंट था, टैक्सेस पे एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स इसकी बिल्डिंग्स में थे। तो बहुत सारी बातें हमने की थी जब हम लोगों ने तुगलक के बारे में बात की थी। तो हम्पी पड़ता कहाँ है? तो यहाँ पे आपकी कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, दो रिवर का दुआब है। ठीक है, दो नदियों के क्षेत्र, जैसे ये दो नदियां बह रही है ना, ये जैसे दो नदियां जा रही हैं, इनके बीच के इस क्षेत्र को बोला जाता है दोआब। बहुत सारे दोआब को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। और ऑब्वियसली विजयनगर साम्राज्य इसीलिए इतना ज्यादा समृद्ध था क्योंकि ये दोआब का क्षेत्र था। और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो दोआब का क्षेत्र होता है वो कैसा क्षेत्र होता है,
वो बहुत ही फर्टाइल होता है। मैंने कई बार बताया है कि जब नदियां अपने साथ आती हैं तो बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और वो अपने जो प्लेन एरियाज होते हैं उनमें क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। और ये सेडिमेंट्स ही हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, जैसे गंगा यमुना का दोआब हो गया, ब्रह्मपुत्र का दोआब हो गया, उसी तरह से आपका ये कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब था। यहाँ पे हमने कावेरी का डेल्टा देखा था, तो हमने देखा था कि कावेरी पे किस तरह से चोल साम्राज्य डेवलप हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, गंगा यमुना यहाँ पर हमने देखा था वो किस तरह से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे किसका था, कृष्णा और तुंगभद्रा का था बेसिन। ठीक है, और हम्पी यहीं पे था बेसिकली आपको, और हम्पी का विकास यहाँ से होने वाली इनकम के कारण ही हुआ, ये बात याद रखिएगा। तो दोआब क्षेत्र के कारण यहाँ से एक बड़ा सा फोल्ट मिलता है, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा किला मिलता है। ठीक है, जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको पिक्चर्स वगैरह लगा देते हैं क्लास के बीच में, इसलिए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि मुझे पता है फिर क्लास डिस्टर्ब होने लगेगी। ठीक, तो ये क्या था आपका। और ये जो किला बनाया है ना यहाँ पे, आपको पता है कि इस समय हम लोगों ने आर्क की बात की थी, आर्कवेट आर्किटेक्चर की बात की थी, आर्कवेट आर्किटेक्चर में हमने आर्क की बात की थी। ठीक है, और हमने देखा था कि किस तरह से आर्क बनाते थे, फिर उसमें ऐसे करके डिजाइनिंग करते थे। फिर हमने देखा था कि किस तरह से ईंट को बीच से जोड़ने के लिए सीमेंट के साथ कई सारी चीजों को मिलाकर, कई सारा मटेरियल यूज करके इसको बाउंडिंग मटेरियल के रूप में जिसको हम जानते हैं, ये हमने देखा था नॉर्थ इंडिया में। कहाँ देखा था, नॉर्थ इंडिया में। तीन शैली की बात करी थी उस टाइम पे हमने, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली हमारी नॉर्थ में, साउथ में हुआ करती थी। तो ये वाली बात हमने की थी। तो अगर हम लोग यहाँ के किलेबंदी की बात करें तो यहाँ पे जो किला बनाया गया है उसकी एक स्पेशलिटी है कि उसको जो ज्वाइंट्स करने के लिए ना बाउंडिंग मटेरियल्स का यूज नहीं किया गया है। बाउंडिंग मटेरियल का यूज यहाँ पे ना कर कर कटिंग का यूज किया गया है। जैसे कि देख रहे हैं ना कि जैसे ये था तो एक दूसरा स्टोन ऐसे करके काटा गया है और इसमें इसको फिक्स कर दिया गया, फिक्सिंग पोजीशंस में रखा गया है, जिसको इंटरलॉकिंग बोला जाता है। आजकल आपने देखा होगा ना जैसे इंटरलॉकिंग आपकी रोड पे होने लगी है। तो ये जो इंटरलॉकिंग प्रोसेस से आपको पूरा किला देखने को मिलता है, बहुत ही इमेजिन है। और आपको ये भी पता है कि हम्पी का जो फोर्ट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मेंशन है। ठीक है, तो बहुत ही इसका जो कल्चरल जो इसको डिजाइन किया गया है, इसका जो टेक्नोलॉजिकल इसको डिजाइन किया गया है, बहुत ही डिफरेंट है। एक रथ मिला है, रथ क्या होता है सब जानते हैं, जिसमें पीछे बैठने की जगह होती है, आगे घोड़े होते हैं। ठीक है, और इसका भी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो आरबीआई का नोट आया है नया वाला 50 रुपए का, उसके ऊपर इसका फोटो है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी कब का है, हम्पी के टाइम का ही है। हमको यहाँ पे बहुत सारे आर्क देखने को मिलते हैं, डोम देखने को मिलते हैं, पिलर देखने को मिलते हैं। और हम्पी तो आपको पता है कि म्यूजिक टाइप से एकदम डेवलप्ड है, वहां पे बहुत सारे पिलर से बहुत बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिलते हैं, गार्डन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। जब हम लोग स्टैंडर्ड क्लासेस में करेंगे इसको तब हम लोग एक एक चीज पर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी हमारे पास एनसीईआरटी का लिमिट है तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। 6th सेंचुरीज के आसपास देखा गया कि कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी प्रारंभ हो गई। ठीक है, बहुत ही बड़ी लेवल पर कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज, अब जैसे कि जो लोग इंडिया आए वो अपने साथ साथ अपना कल्चर लेकर आए और कॉमर्स तो वो कर ही रहे थे हमारे साथ। तो उनका इम्पैक्ट, जो कल्चरल इम्पैक्ट है ना, जैसे भारत में पहले चर्च नहीं थे, फिर बाद में चर्च देखने को मिला, उससे पहले आपके पास मस्जिद नहीं थे, मज़ारें नहीं थी, फिर वो देखने को मिलने लगी। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे वहाँ क्या देखने को मिला, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार जब बनाया गया तो वो जैन टेम्पल को तोड़ के बनाया गया। तो मतलब बहुत सारी जो आर्किटेक्चर है वो इस्लामिक जब पीरियड हमारे वहाँ स्टार्ट होता है या मुगल पीरियड स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीजों को तोड़ फोड़ के फिर से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और बहुत बार वही मटेरियल उसमें यूज भी किया गया है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब पुर्तगीज हम्पी में आएंगे, अब देखिए इसमें कौन कौन आएंगे, पुर्तगीज आएंगे, मुस्लिम्स आएंगे, चिटीज के बारे में हमने बात की थी, बहुत सारे ट्रेडर्स आएंगे।
और जो मुस्लिम थे जिनको मोर्स कहते थे वो भी आएंगे, ठीक है। मोर्स, मोर्स मुस्लिम्स को कहते थे, याद रखिएगा, मोर्स मुस्लिम्स को कहते थे। इससे पहले मैंने बताया था घोड़ा उनको जो बोला जाता था वो जो आते थे, ठीक है, तो इनको भी मोर्स बोला जाता था साउथ में, याद रखिएगा। तो ये क्या करेंगे, ये इंडिया में आएंगे, है ना। और ये सब क्या हुआ करते, जैसे चट्टीस की बात की थी, चट्टीस भी आपको पता है क्या थे, आपके ट्रेडर्स ही हुआ करते थे। तो बहुत सारे टेम्पल्स मिले हैं और बहुत सारे देवदासी सिस्टम्स भी मिले हैं। यहाँ पे क्या मिला है, साउथ में अभी भी देवदासी प्रथा कहीं ना कहीं पाई जाती है, कर्नाटक तमिलनाडु में। तो उस समय से ही हमें देखने को मिलता है। देखो टेम्पल्स का तो डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन एक हम लोग बात करते हैं ना देवदासी, मैंने आपको एक एडिटोरियल के बारे में बताया था। देवदासी मतलब क्या होता है, जो अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दे, ठीक है, टेम्पल में ही रहे। जैसे नन होती है ना चर्च में, वो क्या करती हैं, अपनी मैरिज लाइफ खत्म कर दिया, फैमिली लाइफ खत्म कर दिया, सिर्फ भगवान में लीन हो जाना, आस्था का विषय है वो उनका। तो उनकी आस्था है कि ऐसे उनको ना भगवान मिल जाएंगे। तो वैसे वो देवदासियां हुआ करती थी, जो अपना सारा जीवन क्या करती थी, वहीं पे रहती थी। हमें विरूपाक्ष टेम्पल जो हम्पी से मिला है, उसमें बहुत सारे देवदासी के एग्जाम्पल्स भी मिले हैं, और उसमें वो समर्पित किसको है, वो किसके लिए बना हुआ है, तो वो शिव के लिए बना हुआ है। याद रखिएगा, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है, हम्पी में है, एक जगह और भी है आपका। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो शिव को समर्पित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम्पी के बारे में बताने वाला एक ट्रेवलर था जो भारत आया था, ठीक है, वो पुर्तगीज था। तो पुर्तगीज ट्रेवलर जो था वो हम्पी के बारे में लिखता है कि उसने आधी दुनिया घूम ली है, मतलब उसने आधी दुनिया घूमी है, लेकिन उसने हम्पी जैसा शहर कहीं नहीं देखा है। मतलब वो इतना क्लासी था उस टाइम पे। और ये विजयनगर के आसपास जो मतलब साम्राज्य विस्तार था ना, जैसे ये वाला हमने बात की है, तो यहाँ पे विजयनगर था, तो मैंने बताया ये दक्कन सल्तनत हुआ करती थी। तो इसकी किलेबंदी पूरी की गई थी हम्पी की। तो बहुत ही इमेजिनरी, आप इमेजिन करके देखिए ना कि कितना सुंदर सा वो बना होगा कोई इस तरह की चीज। तो ये हमें कौन बताता है, उसका नाम लिख लीजिएगा, पुर्तगीज था, डोमिंगो, डोमिंगो पेस, ठीक है। ये कौन था, आपका पुर्तगीज था, पुर्तगीज था आपका डोमिंगो पेज। इसने बताया है कि इसने आधी दुनिया घूमी है, लेकिन इसने हम्पी जैसा दूसरा शहर कहीं नहीं देखा है। बहुत ही सुंदर फोर्टिफाइड करके बनाया गया था, बहुत ही सुंदर किलेबंदी करवाई गई थी। किलेबंदी करवाने का क्या रीजन था, आपसे स्टेटमेंट देकर पीछे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली ये जो दक्कन सल्तनत थी, यहाँ पे 5 साम्राज्य थे, छोटे 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 छोटे, जैसे गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, ठीक है, अहमदनगर हो गया, विरार हो गया, बीदर हो गया, ऐसे करके ये 5 थे जो आपके यहाँ यहाँ पे थे। तो ये कॉन्टिन्यूअस विजयनगर पर आक्रमण करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो ये डेल्टा है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इनकम हुआ करता था। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, आई होप। यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य का किंग था, किंग ऑफ विजयनगर साम्राज्य, वो कौन था, आपके कृष्णदेव राय थे। और इनके दरबार में 8 दिग्गज बैठते थे, जैसे अकबर के दरबार में हुआ करते थे, ठीक है। उन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने कालिदास की बात करी थी एंशिएंट टाइम जब हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मैप नहीं हटाना चाह रहे हैं हम, इसे दूसरा मैप बनाएंगे, यहाँ पे अभी कंपेयर कर देंगे इसको ना, यहाँ पे ऐसे करके। अब जैसे यहाँ पे हमने बात की, तो ये गेटवे था, ठीक है। तो सूरत आपका कहाँ है, यहाँ पर है। सूरत कैसे यूज होता था, जस्ट लाइक अ गेटवे, क्योंकि ये कहाँ है, यहाँ सी है, ये लैंड है, तो ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये स्थैनोस्फीयर में पड़ रहा है, ये लिथोस्फीयर में पड़ रहा है, ज्योग्राफी का लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला, ये क्या सारा पोर्ट का मामला यहाँ पे फंसेगा, क्योंकि पोर्ट आपका यहीं पे बनाया जाएगा, सारे के सारे शिप आएंगे। और एग्जाम्पल मिला है एनसीईआरटी में ऐसा कि सूरत में 100 तरह के शिप मिलते थे, 100 कंट्री के। तो सोचिए ना कि उस समय
100 तरह के 16-17 सेंचुरी में आपको 100 कंट्री के शिप अगर सूरत में मिल रहे हैं तो कितना बड़ा व्यापार चल रहा होगा यहाँ पे। तो लोकेशन याद रखिएगा सबकी, ठीक है। लोकेशन क्या रखना है, याद रखना है आपको सबकी, सूरत। ये सी का मामला था आपका। तो अहमदाबाद मुगल 16th सेंचुरी तक चलता है, ठीक है। मुगल जब दिल्ली में थे तब तक चलता है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब हमने अकबर की बात की थी, अकबर ने पहली बार जब सूरत को देखा, तो मतलब उस समय यहाँ पर आइडियाज आना स्टार्ट होता है। उसके बाद ही उसके बाद में 18th सेंचुरी तक बहुत ही डेवलप्ड हो जाता है। और सूरत अहमदाबाद के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस उभर कर सामने आता है। सूरत गल्फ ऑफ खंबात में है, ये खंबात की खाड़ी है आपकी, ठीक है। तो खंबात में स्थित था, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था, गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता था। इसी को हम आप कहते हैं, क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। तो सूरत से वेस्ट एशिया में ऑब्वियसली व्यापार होगा, होने था। ऑरमुज में होता था, याद रखिएगा। ऑरमुज कहाँ है आपका, रेड सी के पास में है, यहाँ से व्यापार होता था। अकबर ने पहली बार सूरत को देखा था, यहाँ से उसने सागर देखा था, ठीक है। जैसे हमें उसके बारे में कौन बता रहा है, पुर्तगीज ट्रेवलर आया था जो डोमिंगो पेस। उसी तरह से हमें सूरत के बारे में इसके टाइम पर भी एक व्यापारी आया था, ओविंगटोन व्यापारी था, लिख लीजिएगा, ओविंगटोन, ठीक है। ये जो व्यापारी था, इसने बताया है कि 100 डिफरेंट कंट्रीज के शिप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यू कैन इमेजिन दैट कि कितना बड़ा व्यापार उस समय चलता था। 100 देश, उस समय भी 100 देश हुआ करते थे और उनके शिप हमें सूरत में देखने को मिलते थे। 1689 यहाँ पर फैक्ट्रीज वेयर, सॉरी 1689 तक। तो आपको पता है कि 1698 किसका टाइम था, औरंगजेब का टाइम था, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्रीज और वेयर हाउस खुलने लगे थे। फैक्ट्रीज और वेयर हाउस का मतलब क्या हो गया कि माल यहाँ से आता था, फैक्ट्री में जाता था, बनता था, वेयर हाउस में रखा जाता था और इधर उधर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। सोचिए कितना खूबसूरती से बना रहे थे। आज भी तो पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं और वहां पर लेवी सिस्टम को जो बार बार लॉजिस्टिक की जो बात की जा रही है वो यही तो की जा रही है ना, कि वहां पर वेयर हाउस होने चाहिए। फैक्ट्रीज हमेशा वहीं पे सेटअप लगाना पसंद करती हैं जहां पर उनको रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कट हो जाए, ठीक है। और जरूरी भी होता है। तो देखिए किस तरह से उस समय भी बिजनेस किया जाता था, आज ही की तरह था। हमने वहीं से चीजें सीखी हैं सारी। तो यहाँ पर फैक्ट्री और वेयर हाउसेस खुलने लगे थे। सूरत में बहुत सारे रिटेल और वेयर हाउस शॉपें भी खुल गई थी, ठीक है, जहां से लोग सामान खरीदते और बेचते थे। और यहाँ पे मैक्सिमम जो काम होता था सूरत में वो होता था सेली कॉटन टेक्सटाइल का, ठीक है। तो यहाँ से जो है कॉटन को बेचने खरीदने का काम ज्यादातर हुआ करता था। सूरत में एक कपड़ा तैयार किया जाता था, एनसीईआरटी हमें ये बताता है कि उस कपड़े के बॉर्डर पे गोल्डन जो है काम किया जाता था। और इसका जो डिमांड था वो वेस्ट एशिया में बहुत ही ज्यादा था, अफ्रीका में बहुत ज्यादा था, और यूरोप में, मतलब जहां से हमारे व्यापार चल रहे थे वहां तक इसका जो है यूज किया जाता था। ये कपड़ा बहुत ही फेमस हुआ करता था। और गोल्डन काम पर आज भी कपड़े बहुत ही ज्यादा क्लासिकल माने जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पूजा वगैरह में देखिए आज भी बहुत ज्यादा वो चढ़ते हैं, ठीक है। सूरत में व्यापारी कौन करता था, तो ऑब्वियसली काठियावाड़ सौराष्ट्र वाला जो जिला है ना, वहीं के सारे व्यापारी आते थे और इधर उधर के लोग आते थे, सब वहां पे व्यापार करते थे। तो ट्रेडिंग में बार्टरी एक्सचेंज तो होता ही था। बार्टरी सिस्टम क्या है, मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस वहां पर रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सूरत का उस समय पर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उस समय हुंडी चलती थी, हुंडी, ठीक है। हुंडी क्या हुआ करता था, सिंपल अगर हम आज की बात करें तो हमको अगर 10,000 रुपए चाहिए और हमारे पास चेक है तो हमें कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम कैश से करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब चेक अपना लेके
कहीं जा सकते हैं। अब जैसे आप अपना चेक लेके चले जाइए और अहमदाबाद से यूपी आ जाइए, चेक तुड़वा लीजिए, अपना पैसा आपको मिल जाएगा। हुंडी उसी तरह का ये चेक प्रोसेस हुआ करता था उस टाइम पर। ये क्या हुआ करता था, प्रोमिशनरी नोट भी इसको कहते हैं। प्रोमिशनरी नोट आपको चेक को ही बोला जाता है गाइस। तो ये क्या था कि कोई यहाँ का व्यापारी अगर वेस्ट एशिया जाता था और वहां पे जाकर अगर वो हुंडी दिखाता था, हुंडी मतलब एक पेपर हुआ करता था, उसपे राजा वगैरह के जो डायनेस्टी होती थी उसके बारे में और कितना लेना देना है उसके बारे में सब लिखा होता था, या वहां के व्यापारियों के बारे में लिखा होता था। तो वो अब यहाँ जाते थे तो वो इस हुंडी के इक्विवेलेंट, मतलब अगर ये 100 रुपए की थी तो आपको 100 रुपए वहां कैश में मिल जाया करते थे। अब आप सोचिए ना कि ये प्रोसेस इनका सिर्फ यही नहीं था, ये पेमेंट का एक प्रोसेस हुआ करता था और ये आपका यूरोप, सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह चलता था। तो सूरत के व्यापारियों का इंपॉर्टेंस आप खुद देखिए कि उस टाइम पर कितना था कि हाँ भैया ठीक है, ये हुंडी है मेरे पास, ये चेक है मेरे पास, किसका है, सूरत के व्यापारी का है, सूरत डायनेस्टी का है, ठीक है, बिल्कुल मतलब ट्रस्टेबल है कि हम आपको उतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें वो मिल जाएगा। तो इनका इंपॉर्टेंस ये हुआ करता था उस समय पे। तो सूरत बहुत ही प्रीसियस जगह थी, पोर्ट का था, ठीक है। हर रीजन की अपनी एक क्वालिटी होती है, इसकी भी अपनी एक क्वालिटी थी। फिर देखते हैं कि 7th सेंचुरी के बाद जो आपकी सेवनटीन्थ जो आपकी सेंचुरी है, 17th सेंचुरी के बाद सूरत का भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका डिक्लाइन होना इसलिए स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल सिटीज, पोर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुगलों के शासक बाद में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। मैंने फिर बताया है कि मुगल्स डायनेस्टी ने अच्छी पकड़ बनाई थी इंडिया में, और इन्होंने रिलेशंस भी हिंदुओं के साथ या राजपूत शासक जाट मराठों के साथ अच्छे करने, सिखों के साथ अच्छे करने की कोशिश किया था। ये हमारे पर्सनल इंटरनल टर्म्स थे। लेकिन जब औरंगजेब के बाद मुगल्स इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके और जब एक मेन अथॉरिटी आपकी कमजोर हो जाती है तो पूरी की पूरी सेना अपने आप ही भाग जाती है। मैंने पहले भी ये बात की थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे आपका आया, ठीक है, बॉम्बे हुआ। फिर फिशर्समैन कम्युनिटी का क्या था, बॉम्बे आपका एक छोटा सा भाग था। जैसे महाराष्ट्र, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो उस समय तो वहां पे था ही नहीं, अभी ये यहाँ पर आया है। तो बॉम्बे बाद में डेवलप होगा आपका, छोटा सा फिशरीज के टापू की तरह ये डेवलप होगा आपका कंट्री, सॉरी गाइस सिटीज। तो इसको पुर्तगीज ने इंग्लैंड को डाउरी में भी दिया था, ये भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अब इस समय तक पुर्तगीज, डच, इंग्लिश ये सब भारत में आ चुके थे। हम लोग 17th 18th की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे वास्को डिगामा 1498 के बारे में दिया हुआ है कि उसने भारत को डिस्कवर करा और उसके बाद वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आया। 170 लोगों के साथ वो चलता है अपनी 4 शिप के साथ, और यहाँ पे सब 56 लोग ही पहुंचते हैं। कालीकट जैमुरीन यहाँ पर आता है, कालीकट के तट पर जैमुरीन यहाँ का शासक हुआ करता है। बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, कई कई बार पूछा जा चुका है आपसे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था भी नहीं इतना। आपको एज पर नॉलेज आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे फिर सूरत से मुंबई डेवलप हो जाएगा। और आपको पता है कि पहले ये पूरा पार्ट एक ही हुआ करता था, गुजरात महाराष्ट्र का, ये बाद में डिवीजन होता है इसका, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक इम्पोर्टेंट सिटी हमारा और है, हम्पी हो गया हमारा। एक इम्पोर्टेंट सिटी कौन सा है हमारा, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक छोटा सा फिशरीज पोर्ट हुआ करता था। वहां पे लोग क्या करते थे, फिशरीज पकड़ने जाया करते थे, पुअर फिशरी हुआ करता था कुल मिलाकर। और कृष्णा नदी के तट पे था। कहाँ पे था वो, कृष्णा नदी के तट पर हुआ करता था। यहाँ पे जो आपके डच हैं और इंग्लिश हैं, इनका फोकस बहुत ही ज्यादा था, याद रखिएगा, इनका फोकस बहुत ही ज्यादा था। डच ने यहाँ पर फोर्ट बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन गोलकुंडा शहर का लोकल एम्पायर था कुतुब शाही, याद रखिएगा कुतुब शाही के बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। कुतुब शाही जो था यहाँ का लोकल किंग था। और यहाँ पे जब अंग्रेज और डचों का, डच और अंग्रेज का फोकस हुआ तो यहाँ पे अंग्रेजों ने प्रयास किया था फोर्ट बनवाने के लिए। लेकिन यहाँ का जो लोकल किंग था कुतुब शाही, ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है, कुतुब शाही अलग है, ये साउथ में हुआ करता था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है आपका। ये क्या चाहते थे, ये मछलीपट्टनम के ऊपर अपनी मोनोपोली चाहते थे। मोनोपोलीज का मतलब होता है अपना एकाधिकार चाहते थे, ठीक है। और एकाधिकार चाहने की वजह से क्या होता है, ये इनको एंट्री लेने नहीं देते, क्योंकि ये चाहते थे कि उनका व्यापार जो है वो सिर्फ उनके स्टेट के अंदर ही हो, बाहरी कोई यहाँ पर ना आए। उन्होंने रोका इनको, ठीक है। यहाँ बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका था, डच थे, लोकल किंग्स था, यहाँ पे यूरोपियंस थे, ठीक है, अगल बगल वाले थे, सब बहुत ज्यादा वो हो चुका था। यहाँ पर्शियन व्यापारी भी आते थे, यहाँ पर आपके चिट्टीज भी आते थे जो तेलुगु हुआ करते थे, मैंने आपसे बताया था, चिट्टीज भी आते थे, यहाँ पर यूरोपियन ट्रेडर्स भी आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत सारा था, और ये फिशरी टाउन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से मछली पकड़ने का काम होता था, तो यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो इसको फिशर्स टाउन्स भी कहते हैं। यहाँ पे विलियम मैथवर्ड्स ने मछलीपट्टनम के बारे में लिखा है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूत भेजा था। जैसे हमने देखा है पीछे दो लोगों ने दो स्टेट्स के बारे में बताया है, वैसे मछलीपट्टनम के बारे में कौन बताता है हमको, लिख लीजिएगा। विलियम मैथवर्ड, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, कहाँ पर, यहाँ पर। ऑब्वियसली एम्बेसडर्स क्यों भेजे जाते हैं, तो रिलेशन मेंटेन करने के लिए, मैसेज डिलीवर करने के लिए, एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए, ठीक है, या रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तो अपने इन्वेस्टर्स भेजा था। और यहाँ पर किलेबंदी नहीं मिलती है, ये भी याद रखिएगा। ये एक पुअर फिशर टाउन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हो गया, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन था, डच थे, इंग्लिश थे, ठीक है, लोकल किंग हुआ करते थे। फिर हमने देखा यहाँ पर कौन थे, पर्शियन ट्रेडर्स भी आए यहाँ पर, चट्टीस तमिल्स के ट्रेडर्स भी जो थे यहाँ पे वो भी हुआ करते थे, यूरोपियन से। तो बहुत सारा कंपटीशन यहाँ पर था, और धीरे धीरे ये क्या हो गया, डेवलप हो गया। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, लेकिन वो इंटरेस्ट इनका फुलफिल नहीं हो पाया। उसके पीछे गाइस कारण क्या था, सिंपल सा कारण था, सिंपल कारण था। क्या कारण था कि यहाँ पे लोकल किंग्स इनको स्टेबल होने नहीं देना चाहते थे, यहाँ का ट्रेडिशन ये फॉलो नहीं कर सकते थे। तो सिंपली इन्होंने क्या करा, इंग्लिश ने यहाँ से मूव ऑन करा, मूव ऑन कर कर अलग कंट्रीज, अलग सिटीज को डेवलप करने का प्रयास करा, जिसके आधार पर हमें कोलकाता, बॉम्बे जैसे जगह देखने को मिलेंगी। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंपटीशन यहाँ का यहाँ पे ही रहेगा, और फिर बाद में यहाँ पे ये कब्जा किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कुतुबशाही डायनेस्टी पर मुगलों ने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, क्यों, अब मुगल्स तो यहाँ पर थे, और अंग्रेज मुगल्स को पेंशन भोगी बना लिए थे। मुगल्स के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, तो वो अपना कालीकट हो गया, सॉरी यहाँ पर आपका ढाका हो गया, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर अपना मुंबई हो गया, ठीक है। यहाँ वो डेवलपमेंट कर रहे थे, और मुगल से कहकर इन पे अटैक करवाते थे, इनको जो है कब्जा कर लिया जाता था। तो गाइस यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई थिंक कि पॉलिटी की क्लास अभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है, अभी बस यही वाली क्लास होगी। पॉलिटी कल से ही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो लड़ने का क्रम प्रारंभ कर दिया गया था औरंगजेब के टाइम पर, जब औरंगजेब सत्ता में था, लेकिन उसके जाने के बाद गोलकुंडा पे भी कब्जा कर लिया था औरंगजेब ने, लेकिन उसके जाने के बाद आपको पता है कि धीरे धीरे सारी सिचुएशन बदल जाती है। 18th सेंचुरी तक हमको देखने को मिलता है कि मछलीपट्टनम जो है ना, जो मछलीपट्टनम जिसको हम कहते हैं, उसका भी डिक्लाइन हो जाएगा। रीजन क्या होगा, बॉम्बे और कोलकाता जैसे सिटीज जो है वो डेवलप हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली लोगों का जो है ट्रेड करने का तरीका, और फिर पैसा जहां से आ रहा है, तो यूरोपियंस आते थे तो पैसा लेके आते थे, तो उनके साथ लोगों की साठगांठ ज्यादा होगी, फिर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पुर्तगीज तो फिर चले जाएंगे, अभी जब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तब देखेंगे कि पुर्तगीज तो ज्यादा फाइट वाइट नहीं करते हैं, बस देखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन इंग्लिश और डच और फ्रेंच,
ये प्रॉपर लड़ते रहेंगे और काफी टाइम तक लड़ते रहेंगे, है ना। इंग्लिश, डच और फ्रेंच ये प्रॉपर आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक ये लोग लड़ेंगे, कल हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आज की क्लास यहाँ तक की। ओके, थैंक यू, बाय।